जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रादेशिक सेना, जिसे टीए आर्मी के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कुल 50 प्रश्न रखे गए हैं जो सेक्शनल वाइज बटे हुए हैं, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका स्कोर कितना हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और हमारे इस वीडियो से आपके लिए कितना लाभदायक है इसका जरूर उल्लेखनीय करें कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 8, 9 तथा 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। देखिए, कुल इसमें 15 क्वेश्चन मैथ के रखे गए हैं, तो आप लोग कलम और कॉपी रख के अपने पास रखें और सारे क्वेश्चन को हल करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है 8, 9 तथा 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी हो और वर्ग संख्या हो। लेकिन तो देखिए कैसे लगेगा ये। सबसे पहले यह एलसीएम का सवाल है, इसको हम लोग इसका लॉसा लेंगे 8, 9 और 10। ठीक है, इसको जब 2 से कटाएंगे 4, ये नहीं कटेगा 9 और ये 5, फिर 2 से कटाएंगे 2, 9, 5, फिर 2 से कटाएंगे 1, 9, 5। 9 के लिए आप एक ले लेंगे क्या, डबल 3 और एक 5 हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है, देखिए 2, 2, 2 इतना आएगा हमारा, और 9 के लिए 3, 3 और 10 के लिए एक 5। इसको हम लोग एलसीएम लिए हैं तो इतना हमारा आएगा। तो इसको आपस में गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 5 40 और गुणते 3 तिली के 9, यानी 360 हमारा आ रहा है। अगर यहाँ पर यह पूछा जाता कि 8, 9, 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारा सही आंसर हो जाता 360। लेकिन इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वह सबसे छोटी भी हो और एक वर्ग संख्या भी हो। तो देखिए 360 तो किसी का वर्ग होता नहीं है। तो चलिए वर्ग सबसे पहले जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग के लिए जैसे 25 है, तो 25 किसी का वर्ग है, यानी 5 और गुणते 5, यानी 2 बार 5 मिलकर वर्ग बनता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी 2 बार संख्या रहेगी तब वह वर्ग बन जाएगी। तो उसी तरह हम लोग अभी आया था हमारा 2 गुणनखंड इसका 2 और 3 गुणते 3 गुणते 5। तो देखिए इसमें किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उस संख्या को हम शामिल कर देंगे। तो 2 का जोड़ा लग गया है, 3 का भी जोड़ा लगा है, एक 2 का नहीं लगा और एक 5 का नहीं लगा है। इसको इसमें शामिल कर दीजिए, यानी 5 दूना के 10 का गुणा कर दीजिए। तो 360 में 10 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3600। 3600 किसी ना किसी का वर्ग जरूर होगा, तो आप जरूर जान सकते होंगे 60 का वर्ग क्या, 3600। यानी पहले क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। किसी संख्या का 1/4 भाग उसी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करना है। नंबर सिस्टम से यानी संख्या पद्धति से यह क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, किसी संख्या का यानी कोई संख्या होगा यक्स का मीन्स होता है गुणा 1/4, उसी संख्या के यानी वह संख्या हमने ज्ञात किया था अभी, यक्स लिया था, का 1/5 से 3 अधिक है। यानी जब भी देखिए कोई भी चीज़ का अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कम है या ज़्यादा है। जैसे अगर किसी के पास 50 रुपया है और दूसरा व्यक्ति के पास 80 रुपया है, तो अगर आपको ज्ञात करना है वह कितना अधिक लिया है तो भी आपको घटाना पड़ेगा। चाहिए आपसे पूछा जाएगा पहला व्यक्ति उस व्यक्ति से कितना कम लिया है, तो भी आपको घटाना ही पड़ेगा। तो उसी तरह हम यहाँ पे घटा लेंगे, यानी यक्स बटा में 4 माइनस एक्स बटा में 5, और अंतर इन दोनों का क्या है, 3। एलसीएम लेंगे, 4 5 20, 4 से कटाइए 4 5 एक्स और माइनस 5 चौके 20 बराबर 3। 5 एक्स में से 4 एक्स घटेगा, यक्स बटा में 20 बराबर 3। तो 20 3 60, यानी हमारी वो संख्या क्या थी, 60 थी, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। ए कामा बी तथा सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% तथा 20% की वृद्धि हो, तब उनके नए वेतन का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यह अनुपात से क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप तीनों व्यक्तियों का नाम लिखेंगे, ए, बी और सी।
इनका वेतन है 2:3:5। अब इनके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले ये तो देखिए आपका वेतन स्पष्ट रूप से दिया नहीं, यह अनुपात में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में ही डायरेक्ट इसका वृद्धि कर देंगे। जैसे 15% वृद्धि का मतलब क्या, 100% में कोई भी प्रतिशत जोड़ के बढ़ाया जाता है। जैसे 15% का वृद्धि का मतलब 115 इसको कर दीजिए, 10% वृद्धि का मतलब गुणते 110 कर दीजिए, और 20% वृद्धि का मतलब क्या, गुणते 120 कर दीजिए। अगर आपसे वेतन पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे सकते हैं। चलिए इसको कटाते हैं। कटाने का नियम यह होता है, किसी भी एक ही संख्या से तीनों व्यक्ति में कटाया जाएगा। तो 5 से कट सकता है, 23 5 115 होता है, 5 से कटाइए 22 5 110, और 5 से कटाइए 24 5 120। और देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 11 और 2 से ये 12। अब आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 23 एकम 23 और 11 तिहाई 33 और 12 पाँचे 60, यानी बी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, 23 संबंधे 33 संबंधे 60। अगला प्रश्न होगा 4 नंबर। एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 5 संबंधे 6 संबंधे 2 है। सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपया हो तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या आपको बताना है। देखिए एक प्रकार का थैली है जिसमें टोटल 42 रुपया रखा है, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि उसमें 3 प्रकार के सिक्के रखे गए हैं। जैसे पहला सिक्का है 50 पैसा, और एक 25 पैसा और 1 रुपये का, और उनके अनुपात दिया है 5:6:2। तो आपसे पूछा है 25 पैसा के आखिर में उसमें सिक्के कितने थे। तो सबसे पहले हम लोग या तो पैसा में बनाएंगे सवाल को, या तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आपके पास 50 पैसा का सिक्का 5 गो होगा तो कितना रुपया आपके पास होगा, आप खुद बताएं। तो गुणा कर दीजिए 50 25, यानी 2 रुपया 50 पैसा होगा। फिर 25 पैसा का सिक्का 6 गो होगा आपके पास, तो 25 छक्का 150, यानी 1.5 रुपया, यानी 1.5 रुपया हम कह सकते हैं। और 1 रुपया का सिक्का 2 गो होगा आपके पास, तो 2 रुपया स्पष्ट रूप से है। सब हमने रुपया में कन्वर्ट कर दिया है। अब सभी रुपये के अनुपात को जोड़ लेते हैं। तो 2 2 4 और 1 5 1 6, यानी 6 रुपया। 6 रुपया बराबर टोटल उसमें कितना रुपया है, 42 रुपया। तो एक का वैल्यू निकालेंगे, 6 7 42। अब क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए 25 पैसे वाले का अनुपात में गुणा कर दीजिए, यानी 7 छक्का 42, यानी 42 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर। 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत 46.5 kg है। यदि उसमें अध्यापक के भार को भी मिला लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन आपको बताना है। देखिए सारे टॉपिक से इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, आप लोग इसका ज़रूर आंसर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके मैथ में से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, सामान्य विज्ञान में से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, और सामान्य ज्ञान में से और सामान्य विज्ञान में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको अपनी कमी का पता चलेगा। तो इसको लगाते हैं। इसका देखिए आप 2 तरीक़े से लगा सकते हैं। देखिए औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। कुल पदों की योग बटा में कुल पदों की संख्या। या तो आप बेसिक तरीका से लगाएंगे तो हम लोग योग निकालते हैं, यानी 34 में एक बार 46.5 का गुणा कर दीजिए, ये 34 लोगों का योग हो जाएगा। कहने का ये मतलब है, अगर 10 व्यक्ति हैं एक जगह कहीं और प्रत्येक व्यक्ति ने 5-5 रुपया जमा किया है, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे। तो आप गुणा ही ना करेंगे, 10 पचे 50 रुपया। उसी तरह हम 34 व्यक्तियों का औसत वजन 46.5 को गुणा कर देंगे तो कुल वजन निकल जाएगा। और फिर एक बार क्या करेंगे, जब एक अध्यापक बढ़ जा रहा है तो पहले 34 लोग थे, अब कितने हो जाएंगे, 35 लोग हो जाएंगे। तो 35 गुणते, अब 500 ग्राम यानी केजी में दिया है तो इसको हम कह सकते हैं 0.5, यानी इसका गुणा करेंगे, यानी 46.5 है तो अब कितना हो जाएगा, 47 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग ट्रिक विधि यहाँ पे अपनाएंगे। इसका फार्मूला होता है पहले का औसत प्लस नई संख्या गुणते औसत में वृद्धि या कमी। ठीक है, अब लगाते हैं इस पे।
पहले का औसत हमारा है 46.5 प्लस नई संख्या क्या हो जाएगी, 34 व्यक्ति थे अब 35 व्यक्ति हो गए, गुणते औसत में वृद्धि या कमी कितने का हुआ, 500 ग्राम बढ़ा है तो लिखेंगे 500 ग्राम। देखिए ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो इसको हम भी केजी में बदल देते हैं, यानी 500 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, क्या है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब कटाते हैं इसको, 00 से 00, 5 से 5 दूना के 10 और 35 का डायरेक्ट आधा कर दीजिए, 17.5 जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 64 केजी, यानी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 48 यानी 48 + 49 तक के सभी सम संख्याओं का योग बताना है। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 गिनती यह 50 तक, अगर 49 तक यह लिखा हुआ है तो इसमें सभी सम संख्याओं को योग बताना है। देखिए सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित होने पर शेषफल कुछ न बचे। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखिए सम संख्या सबसे पहले गिनती तो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, इसमें सम भी आएंगे और विषम भी आएंगे, तो हमको सम का बताना है योग। तो हमारा सबसे पहली संख्या हो जाएगी 2 और लास्ट वाली संख्या क्या होगी, देखिए 49 तो हमारा सम संख्या है नहीं, कहेंगे 2 से भाग देंगे तो उसमें 1 बचेगा, तो 48 हमारा लास्ट वाली सम संख्या हो जाएगी। इसका हमें फॉर्मूला पता है, पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, ये कोष्टक में रहेगा, गुणते पदों की संख्या यानी n संख्याओं की संख्या और बटा में 2 रहेगा, यही फार्मूला हमारा होगा, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या गुणते पदों की संख्या बाई 2। तो पहली संख्या हमें पता चल गया है 2 और लास्ट वाली भी पता चल गया है 48, जोड़ दीजिए इसको, 48 2 50 गुणते। अब देखिए 1 से अगर 50 तक गिनती लिखा गया है तो उसमें 50 सम संख्या और 50 विषम संख्याएँ आती है। तो आपके पास इस समय कितनी सम संख्याएं गिन सकते हैं, तो 48 तक ही लिखे हैं, तो यानी 24 आपकी सम और 24 विषम, तो 24 का यहाँ पे ये कर देंगे और बाई 2 कटाइए, 2 से 12 और 12 पाँचे 60, यानी 600 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए, 600 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 7 नंबर, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। देखिए आयु संबंधी क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम, इसको लगाते हैं। एक पुत्र और उसके पिता के आयु का योग, यानी वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग है 40 वर्ष, ठीक है, आप याद करिएगा इसको 40 वर्ष, क्योंकि पूरा लिखकर हम नहीं बता सकते हैं। 16 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। समझने का प्रयास यह कीजिए, अगर आप 2 भाई हैं ए और बी, एक भाई का उम्र है 25 वर्ष और बी भाई का उम्र है 30 वर्ष। अगर 10 साल बाद, देखिए 10 साल बाद अगर पहला भाई बढ़ रहा है तो दूसरा भाई भी बढ़ेगा, यानी आप भाई बहन में अगर आज 2 वर्ष का अंतर है तो 100 साल बाद भी हम दोनों के उम्र में 2 वर्ष का ही अंतर होगा। ऐसा नहीं कि आपका भाई 55 वर्ष का हो गया और आप 20 वर्ष का रहेगा, ऐसा नहीं होगा, यानी आपका उम्र भी बढ़ेगा और आपके भाई का भी उम्र बढ़ेगा। तो देखिए चलिए हम लोग चलते हैं, यानी 16 साल बाद यानी लड़का भी बढ़ा होगा और पिताजी भी बढ़े होंगे, तो उम्र का अनुपात क्या हो रहा है, 2:1, लेकिन यह 16 साल बाद हो रहा है। तो आज उम्र है 40 वर्ष दोनों का उम्र, तो दोनों का 16 साल बढ़ेगा, तो यानी 32 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी 16 साल बाद भी हम उम्र का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, 2 और 4 3 7, कह सकते हैं कि 16 साल बाद उनके उम्रों का योग कितना है, 72 वर्ष, और उम्रों का अनुपात क्या है, 2:1। अब ये उम्र जो है मिलकर ही बना हुआ है, हम लोग भी अनुपात जोड़ लेंगे, 2 1 3, 3 बराबर 72, एक का वैल्यू निकालेंगे, 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, यानी 24 तिहाई 72 होता है। अब किसका पूछा गया है, पुत्र का, तो 1 में गुणा कर देंगे, यानी 24 हमारा आएगा, लेकिन हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम सवाल बनाने के लिए 16 साल आगे गए थे, वर्तमान में आने के लिए 16 साल पीछे आ जाएंगे, यानी 16 साल अगर आप आगे बता दिए हैं तो 16 साल पीछे आ जाइए, घटा दीजिए, यानी 8 वर्ष हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न होगा 8 नंबर, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। लिखिए ए और बी
जिसके बारे में कुछ नहीं चर्चा है उसको हम लोग 100% यानी 100% मानेंगे। ए जो है बी से 25% अधिक है, तो बी के बारे में कुछ नहीं चर्चा है, बी का लिख देंगे हम 100 और ए को बनाते हैं। ए जो है बी से 25% अधिक यानी 125 हो जाएगा। अब इसको कटाकर छोटा कर लीजिए, इक्कीस से 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100। कह सकते हैं ए और बी के अनुपात 5:4 है। अब बोला गया है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले रुपया में ज्ञात करना पड़ेगा वह कितना कम है। बी जो है ए से यानी 1 रुपया कम है, क्योंकि 5 है ये और 4 ही है तो 1 रुपया कम। किससे बताना है, से जिसमें लगा वो नीचे आएगा व्यक्ति, ए से यानी ए नीचे आ जाएगा यानी 5 और गुणते प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है, 5 से कटा दीजिए 20% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न होगा 9 नंबर। यूपी चुनाव में यानी कोई चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करके परंतु 480 मत से हार जाता है। जैसे कोई चुनाव हुआ है जिसमें 2 उम्मीदवार होंगे, एक उम्मीदवार 45% मत तो प्राप्त करता है परंतु वह 480 मत से हार जाता है। कुल मतदाताओं की संख्या बताना, यानी कुल कितने वोट देने वाले व्यक्ति थे। तो देखिए कोई भी चुनाव होता है उसमें एक व्यक्ति हारता है और एक व्यक्ति जीतता है, तो इसमें 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी हम मान सकते हैं, चाहे एक्स और वाई आप मान सकते हैं। तो एक उम्मीदवार 45% मत पाया है, तो देखिए कोई भी वोट होगा वो 100% में होगा। तो जब एक व्यक्ति 45% पा जाएगा तो दूसरा व्यक्ति तुरंत घटा दीजिए 100 में से 45 यानी 55%। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर हुआ होगा तभी तो आपको पता चला होगा कि वह कितने वोटों से जीता है, कितने वोटों से हारा है। जैसे कोई व्यक्ति 1100 वोट पा गया और कोई व्यक्ति 1200 वोट पा गया, तो कहा जाएगा वह कितने वोटों से हारा है, तो भी घटाना पड़ेगा उसको वेट से अपना वोट को। और कोई व्यक्ति पूछेगा कितने वोटों से वह जीता है, तो भी आपको 1100 में से 1000 को घटाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोग प्रतिशत का अंतर ले लेंगे, यानी 55 में से 45 घटा दीजिए यानी 10% कह सकते हैं। 10% बराबर वोटों का अंतर है 480, 100%, 100 ऊपर चला जाएगा यानी 4800 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 360 रुपये में घड़ी बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वह 5% लाभ लेकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें आपको हम ज्ञात करना पड़ेगा घड़ी का वास्तविक मूल्य क्या है। देखिए 3 प्रकार की जो हमारा लाभ हानि में सवालें पढ़ी जाती है, जैसे सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यह 3 प्रकार का लाभ हानि में नाम आता है। जैसे क्रय मूल्य उसे कहते हैं जैसे हमारा कोई वस्तु है उसका हमारा 500 रुपया मूल्य है, ठीक है, उसको हमने 600 रुपये में बेचा, ये हमारा विक्रय मूल्य, यानी बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। और अगर आपका 500 का सामान है, आपका क्रय मूल्य 500 है और हमने अपने दुकान पे यानी लाभ लेने के लिए उस 500 के वस्तु का नाम यानी बढ़ाकर रख दिया 700, यानी उसे कहा जाता है अंकित मूल्य। ठीक है, आप तीनों को ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब आते हैं इस सवाल पे। एक व्यापारी को 360 रुपये में घड़ी बेचने से 10% की हानि हुई है, यानी यह घड़ी हमारा 360 रुपये से अधिक होगा, तभी तो कोई बेचा है तो उसे हानि हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 360 रुपये में बेचने पे कितने परसेंट का हानि हुआ है, 10% का, यानी पीछे जाना है, हम लोग पीछे रख देंगे, यानी 100 बटा में 10% का हानि यानी 90% लिया होगा। कटाइए 0 से 0, 9 से 9 चौके 60, यानी 400 रुपये का घड़ी का दाम था, यानी असली कह सकते हैं हमारा 400 रुपये का वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य था। अब बोला है कि 5% लाभ लेकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 400 रुपये का वस्तु है, उसका 5% लाभ लेकर बेच दीजिए, यानी 400 का 5% निकालिए और उसमें जोड़ दीजिए। 4 5 20 रुपये का फायदा करके, यानी 400 का सामान था अब 420 रुपये में बेचेंगे, यानी हमारा आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर। 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन करते हुए 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से यह क्वेश्चन है। तो देखिए 16 आदमी गुणते 14 दिनों में करते हैं, ठीक है, 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन करते हुए 12 दिन में करते हैं, यानी 16 गुणते 14 गुणते 12 बराबर
फिर 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे यही बताना है। यक्स यहाँ पे मान लेंगे, सब ऊपर ही रहेगा, नीचे कोई नहीं रहेगा। यदि क्षमता दिया होता तो हम लोग नीचे रखते, जैसे इसका फॉर्मूला आप लोग को भी पता हुआ है, M1D1। ठीक है, अब इसको कटाते हैं। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12 एकम 12 ही कट गया और 2 से काटा दीजिए 8, यानी 8 दिन हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, 120 मीटर लंबी ट्रेन जो 48 किमी प्रति घंटा से चल रही है, विपरीत दिशा से 6 किमी प्रति घंटा की गति से आते व्यक्ति को कितना समय में पार करेगी। ट्रेन संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा विपरीत दिशा और समान दिशा। देखिए, कोई भी जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा से चलेगी, यानी ए और यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, यानी आप बी की तरफ जाएंगे और दूसरी रेलगाड़ी ए की तरफ जाएगी, तो इसे विपरीत कहा जाता है। और समान दिशा उसे कहा जाता है, जैसे कोई स्टेशन ए है, यहीं से एक रेलगाड़ी एक्स चल रही है, यहीं से रेलगाड़ी एक वाई चल रही है, यानी एक ही दिशा में जा रही है, उसे हम लोग समान दिशा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, समान दिशा में रेलगाड़ी की चाल घट जाती है, लेकिन विपरीत दिशा में जुड़ जाता है, कोई व्यक्ति हो चाहे रेलगाड़ी हो। जैसे दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 48 किमी प्रति घंटा से रेलगाड़ी चल रही है और 6 किमी प्रति घंटा से उधर से व्यक्ति आ रहा है, दोनों को चाल जुड़ दीजिए। तो 48 6 54 किमी प्रति घंटा दोनों का चाल। ठीक है, अब 120 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने समय में पार करेगी बताना है, यानी समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, समय बराबर दूरी बटा में चाल। ठीक है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमें ज्ञात ही है 120 मीटर और चाल रख दीजिए 54 किमी प्रति घंटा। लेकिन डायरेक्ट नहीं भाग दिया जा सकता है, क्योंकि ऊपर मीटर में है और नीचे किमी प्रति घंटा में है। इसको भी हम बदल देते हैं 5/18 से। 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, यानी 5 तिहाई 15 से भाग देंगे, यानी 15 वाटे 120, यानी 8 सेकेंड में पार कर जाएगी यह ट्रेन इस व्यक्ति को। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर, कौन सी राशि 3 वर्ष में 1% प्रति महीने के साधारण ब्याज पर 1904 रुपये हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो सकता है आपसे। सबसे पहले इसको लगाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा 1904 रुपये आखिर में है क्या, मूलधन है या मिश्र धन। तो देखिए, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी राशि पूछा है, यानी मूलधन ही पूछा है, हो जाएगी यानी यह मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन दिया है तो सबसे पहले हम लोग ब्याज प्रतिशत में निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए R/T का इस्तेमाल करेंगे, यानी दर और समय जो हमको दिया गया है। अब आपसे समझिएगा ध्यान से, यदि 1% प्रति महीना दर है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में आपके टोटल 12 महीने होते हैं। तो हर महीना 1% है, तो 12 महीना में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 12 में 1 का गुना कर दीजिए, यानी 12% कह सकते हैं। 12% की दर से 3 वर्ष में कोई राशि 1904 रुपये हो जाती है, यानी 3 गुणते 12 में गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 12 तिहाई 36% ब्याज निकल के आ गया। अब 1904 रुपया आपका मिश्र धन दिया है, ठीक है, और आपके पास 36% ब्याज है, तो आप भी इसको मिश्र धन बनाइए। 100 में आप जोड़ दीजिए, आपको भी मिश्र धन हो जाएगा, यानी 136% बराबर 1904 दिया हुआ है। बस आप कटाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1904 गुणते ऊपर जाएगा 100 और 136। अब इसको आप कटाइएगा और आपका आंसर क्या होगा, देखिए हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1400 रुपया। ठीक है, यानी डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसको कटाइएगा और बताइएगा आंसर सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर, एक वर्ग की परिधि 48 सेमी है, उसकी भुजा ज्ञात करना है। देखिए, आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब सारे ही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, तो वर्ग की परिधि जो दिया है उसकी 48। तो वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है आपको पता न होना चाहिए, 4a, यानी 4a बराबर वर्ग का परिमाप, परिमाप को ही परिधि कहा जाता है। तो 4a बराबर दिया है 48, तो a का वैल्यू निकाल लीजिए, 12 चौक 48, यानी 12 सेमी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर, 5000 रुपये पर 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
तो दोस्तों 5,000 रुपये पर 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5,000 रुपया गुणते 10% की दर से 3 साल का जो ब्याज निकालेंगे, सिर्फ ब्याज प्रतिशत में आता है हमारा 33.1%। प्रतिशत में है तो इसका नीचे दे दीजिए 100। दशमलव हटाने के लिए एक और 100 10 दे दीजिए। अब 0 से 0, 0 से 0 और एक 0 और 0, यानी 331 में 5 का गुणा करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, एक बचा, 5 तिहाई 15, एक 16, यानी 1655 रुपया कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा, यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन मैथ के पूरे कर दिए हैं। अब हमारा सेक्शन है जीके का, यानी सामान्य ज्ञान का। देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है भारत द्वारा प्रथम उपग्रह, यानी अगर आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था, उसका क्या नाम था, तो याद करिएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट एक व्यक्ति थे जो भारत के महान व्यक्ति थे, गणितज्ञ थे, इन्हीं के नाम पे यह अंतरिक्ष छोड़ा गया था। तो दोस्तों आर्यभट्ट जो हमारा 1975, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर 1975, यानी 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था। लेकिन यह अपने दम पर नहीं छोड़ा था, इसकी मदद रूस ने किया था, यानी भारत के पास उस समय खुद का सैटेलाइट सेंटर नहीं था छोड़ने के लिए, तो रूस ने यह अपने मदद किया था। ठीक है, देखिए ऑप्शन इसमें सी देख लीजिए, 1974, 18 मई 1974 में सबसे पहले परमाणु परीक्षण भारत ने अपना पोखरण राजस्थान में किया है। ठीक है, 1984 में भारत के पहले व्यक्ति राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष यान में पहुंचे थे, ये भी याद करिएगा। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह पराजित हुआ था। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी हैं, यानी सी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं, याद करिएगा संतोष यादव। कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन बी में लिखा गया है, ओलंपिक में पदक पाने वाली, कोई भी पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? मदर टेरेसा शांति का नोबेल पुरस्कार पाई हैं, याद करिएगा आप लोग 1979 में। कब? 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त की हैं मदर टेरेसा। अगला प्रश्न होगा हमारा 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, अगर भारत का मुख्य न्यायालय कहाँ पूछा जाए तो आप लोग याद करिएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शनों को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जाए, विश्व बैंक, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को इसका पेरिस फ्रांस में लिखा हुआ है इसमें। और अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ, ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड, जनेवा। अगला क्वेश्चन होगा, प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस, याद करिएगा आप लोग। देखिए हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपका सभी लोगों से कमेंट में जवाब होगा, बताएं सभी लोग, जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जल दिवस। अगला प्रश्न होगा 20 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब
डी हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, यानी डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आप लोग बताइएगा काजीरंगा अभ्यारण्य भारत में किस लिए जाना जाता है और किस राज्य में स्थित है। एकमात्र काजीरंगा अभ्यारण्य में एक जानवर पाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा किस जानवर के लिए फेमस है और भारत के किस राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर, पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों पंडित रविशंकर का नाम सितार से जुड़ा हुआ है। आप लोग याद करिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है यह। सितार वादक थे, ठीक है। तबला वादक अल्लाह रखा का आप नाम सुना होगा। अल्लाह रखा आपसे पूछा जाए तो वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला वादक, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां सनाई वादक से संबंधित है। अमजद अली खां सरोद, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान, इसे इंग्लिश में एफआरआई कहा जाता है, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून। 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न होगा 23 नंबर, बोरोलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों बोरोलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, और नोबेल का पहला पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था, आप लोग ये भी बताएंगे। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर, रामाधारी सिंह दिनकर, इनका नाम जरूर आपने सुना होगा, कि प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो देखिए उर्वशी, चंद्रकांता, गीत गोविंद और यामा, चारों में से आपको जवाब देना है। तो रामाधार सिंह दिनकर का प्रसिद्ध पुस्तक है उर्वशी, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चंद्रकांता देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाए तो चंद्रकांता, तो ये देवकी नंद खत्री, ठीक है, देवकी नंद लिख दे रहे हैं हम, देवकी नंदन खत्री। गीत गोविंद जयदेव की है, जयदेव पूछा जाएगा गीत गोविंद, तो जयदेव। और यामा आप काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग 5-6 से ही दिया जाता है, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा की पुस्तक है यामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, सर्वप्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों सर्वप्रथम एशियाई खेल का आयोजन हमारे भारत देश में हुआ था। कब हुआ है, तो 1951, और कहाँ पे, नई दिल्ली। आप लोग जरूर याद करिएगा, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था 1951 में। अगला प्रश्न होगा 26 नंबर, निम्न में से जर्मनी देश की राजधानी का पहचान करें। सिंपल सा है, जर्मनी देश की राजधानी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जर्मनी देश की राजधानी हमारा है बर्लिन, ठीक है, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जर्मनी। और ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। सियोल, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपसे पूछा जाए, दक्षिण अफ्रीका, उसकी राजधानी है सियोल। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, जो अभी हाल ही में 2 साल तक युद्ध चला है, यूक्रेन, इसकी राजधानी है कीव। और इटली की राजधानी है रोम, याद करिएगा इटली की राजधानी कहाँ है, रोम में। अगला प्रश्न होगा 27 नंबर, किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है, यानी रेक्टेंगल जैसा है। देखिए त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज का आप आकार जरूर देखे होंगे। तो किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर आप लोग याद करेगा हिंद महासागर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के यस आकार जैसा दिखने वाला कौन सा महासागर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी यस आप जरूर देखते होंगे, ऐसे ऐसे बनाया जाता है, इसके जैसा यह महासागर की आकृति है। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर, प्रेयरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान किस देश में पाई जाती है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन गए हैं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है प्रेयरी जो है
यह किस प्रकार की घास है, यानी शीतोष्ण है या उष्णकटिबंधीय है, कैसी है। तो इसमें आप लोग याद करिएगा शीतोष्ण भी है, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, किस देश में पाई जाती है। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। एक और घास है सवाना, सवाना लिख लीजिए आप, सवाना। ये पूछा जाएगा कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका में। ठीक है। डाउन्स, ये भी आप याद कर सकते हैं, डाउन्स ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। लानोस पूछा जाएगा, लानोस ये कहाँ पाया जाता है, तो कोलंबिया। ठीक है, आप लोग याद करिएगा कोलंबिया। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आप लोगों को पता होगा। इसकी ऊंचाई है इस समय 8,848.86। ठीक है, क्योंकि ये जिंदा पहाड़ में आता है, इसकी ऊंचाई बढ़ती है। तो याद करिएगा माउंट एवरेस्ट की इस समय ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। आपसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, अरावली पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हमारा गुरु शिखर। याद करिएगा विश्व की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी चोटी पूछा जाए आपकी कौन सी है, तो हमारा है अरावली की पहाड़ी। कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान। ये भी याद करिएगा हम लोग के भारत में ही है, राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद करिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गाडविन आस्टन केटू। ठीक है, गाडविन आस्टन केटू, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 30 नंबर, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुजरात। अगला प्रश्न होगा 31 नंबर, एकता दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, एकता दिवस। देखिए एकता दिवस सबसे पहले यह जानिए कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। प्रश्न भी हमारा 31 है और 31 अक्टूबर को भी एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद करिएगा आप लोग। अक्टूबर किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। कभी आपसे पूछा जा सकता है उपनाम कि लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो आप लोग याद करिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद करिएगा, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है, तो सुभाष चंद्र बोस। कब मनाई जाती है, 23 जनवरी। आप लोग याद करिएगा, अभी जनवरी चल रहा है, अभी इसी समय मनाया जाएगा। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। गांधी जयंती सबको पता होगा, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी दिवस यानी गांधी जयंती मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 32 नंबर, काकोरी ट्रेन डकैती घटना किस वर्ष घटी थी। काकोरी कांड हुआ था, तो दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती थी जो 1925, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, 1925। किस स्थान पे, तो लखनऊ के ही पास में है सहारनपुर। याद करिएगा लखनऊ के साइड में है सहारनपुर, वहीं पे 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। इसमें अंग्रेजों की काफ़ी सारी बंदूकें गोले बारूद रख के जा रही थी और भारतीय हमारे जो देशभक्त हैं उन्होंने इस ट्रेन को लूट लिया था। अगला क्वेश्चन होगा 33 नंबर, सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों सहायक संधि पद्धति की शुरुआत सबसे पहले डुप्ले, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। याद करिएगा डुप्ले, डुप्ले का नाम इससे जुड़ा हुआ है। डुप्ले गवर्नर जनरल थे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी एक गवर्नर जनरल है। अगर आपसे पूछा जाएगा सती प्रथा का अंत किसने किया था, सती प्रथा, सब जो सती प्रथा है भारतीय समाज में एक सती प्रथा भी चलती थी। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पति मर जाए तो उसकी पत्नी को साथ में ही जला दिया जाता था, इससे हम लोग सती प्रथा के नाम से जाने जाते थे। इसका विरोध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन राय का भी नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद करिएगा डुप्ले। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन। ये भी याद करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर,
चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को जाना जाता है? यानी किस जो राजा था उस समय शासक था कि उसके चित्रकला जो है काफ़ी उस वहाँ पे फेमस थी, यानी बहुत ही उसको बढ़ावा दिया गया है चित्रकला को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, जहांगीर। जहांगीर के समय में चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जहांगीर किसका पुत्र है, यानी जहांगीर के पिता का क्या नाम है, आप लोग को बताना है। हम आपको बता दे रहे हैं मुगल वंश का एक शासक है, मुगल वंश। ठीक है, गुलाम वंश नहीं, याद कीजिएगा, गुलाम वंश नहीं, मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया है 1526 में। ठीक है, तो आप लोग को बताना है जहांगीर के पिता का नाम क्या है। अगला प्रश्न होगा 35 नंबर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक प्रतिशत हमारा है ऑक्सीजन, याद करिएगा 46%। ठीक है, 46% सबसे अधिक मात्रा में यह तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। दूसरा नंबर पे अगर पूछा जाएगा तो सिलिकॉन, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया है पहला पे ये, और ये दूसरा पे, और ये तीसरा पे, और ये चौथा पे। ठीक है, याद करिएगा आप लोग, सबसे अधिक 46% हमारा ऑक्सीजन, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8 दशमलव कुछ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 36 नंबर, विसरण दर सबसे अधिक किस में होता है? तो दोस्तों विसरण दर सबसे अधिक गैस में पाई जाती है। विसरण का मतलब आप समझिए, सबसे पहले जैसे फैलने की घटना सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस द्रव, नाम आप सुना होगा, ठोस द्रव गैस, जैसे 3 प्रकार के होते हैं। तो ठोस जो है वो सबसे अधिक नहीं फैलता है, जैसे उसको जब तक आप हीट नहीं करेंगे जैसे तभी वो फैलेगा। और गैस जो होता है, जैसे अगर आप गैस को ऐसे नहीं कि रूम में रख सकते हैं, गैस को रखने के लिए कोई ना कोई माध्यम होता है, जैसे सिलेंडर में गैस होता है, ऐसे नहीं कि आप रखेंगे, क्योंकि उसका फैलने का दर सर्वाधिक होता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, अगर गैस सिलेंडर रूम में खुल जाता है तो उसको फैलते हुए देरी नहीं लगता, यानी आग पकड़ने की सर्वाधिक संभावना होती है, यानी विसरण दर सबसे अधिक हमारा गैस में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से टंगस्टन धातु का संकेत क्या होता है? देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे विद्युत बल्ब में जो लिगामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा टंगस्टन, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि जो टंगस्टन धातु है उसका संकेत क्या होता है, यानी किस ABCD में होता है जो उसको हम लोग दर्शाते हैं। तो दोस्तों टंगस्टन धातु का संकेत हमारा होता है W, याद करिएगा W से दर्शाया जाता है। इसका एक बार पूछा जा सकता है गलनांक, याद करिएगा 3400 से लेकर 3500 तक। ऑप्शन में ऐसे ही बनेगा 3450 या 3500 गलनांक होता है। काफ़ी कठोर होता है टंगस्टन धातु, इसीलिए बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न होगा 38 नंबर, कोयले की शुद्धता किससे निर्धारित की जाती है? देखिए कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला हमारा होता है एंथ्रासाइट, याद करिएगा आप लोग, एंथ्रासाइट। लेकिन आपको ये बताना है कि एंथ्रासाइट को ही काफ़ी उच्च कोटि का कोयला क्यों माना जाता है, पीट कोयला को क्यों नहीं? तो सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा आखिर किस रूप में, किस धारण से इसको हम लोग उच्च कोटि का कोयला मानते हैं। तो कोयला की शुद्धता किससे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन, पानी और जल वाष्प। तो जिसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होगा, यानी कार्बन से ही हमारा निर्धारित होगा कि कौन सा कोयला उच्च कोटि का है। तो कार्बन से निर्धारित होता है कोयला की गुणवत्ता, यानी उसकी शुद्धता। ठीक है, तो एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत होता है 96%, इसीलिए उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। पीट कोयला में कार्बन की प्रतिशत होता है 35%। ठीक है, इसीलिए निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। सीधा इसका उल्टा हो जाता है लोहा में। लोहा में जिसकी कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है वह उच्च कोटि का लोहा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण का पिता
कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। यानी 39 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, याद करेगा आनुवंशिकता का पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। देखिए साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम, यानी 40 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन सी को ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम। राइबोसोम और लाइसोसोम में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद करिएगा, सुसाइड बैग। ठीक है, सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली। याद करिएगा, पूछा जा सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। याद करिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न होगा 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों फोटोसेंसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं उसी तरह पौधे भी अपने खाना बनाते हैं और उस घटना को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में सर्वाधिक तेजी से होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, यानी लाल रंग में सर्वाधिक तेजी से होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 42 नंबर, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया, यानी 42 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। बुल्फिया जो है संसार का यानी विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का यानी विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो याद करिएगा रिफ्लेसिया। याद कीजिएगा रिफ्लेसिया। ठीक है, रिफ्लेसिया हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। सबसे छोटा बीज अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, बीज तो कौन सा है, आर्किड देख रहे हैं। सबसे बड़ा बीज लिडोसिया, याद करिएगा सबसे बड़ा बीज पूछा जाए, फूल नहीं पुष्प नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी पत्ती वाली कौन सी है पौधा, तो विक्टोरिया रजिया। ठीक है, सबसे चौड़ी पत्ती वाली यानी विक्टोरिया रेजिया पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 43 नंबर, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों आरबीसी का निर्माण हमारे अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो। 43 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जो है काफ़ी सटीक रखे गए हैं, जैसे भी आपने थोड़ी सी भी नज़र हटाएंगे दुर्घटना घट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप जवाब दीजिएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, एक और क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रगाह यानी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को। ठीक है, यानी आरबीसी तो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, यानी जाकर लुप्त कहाँ पे हो जाती है, तो प्लीहा में। ठीक है, कभी कभी आरबीसी का निर्माण यकृत में भी होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो आप लोग याद करेगा 120 दिन। ठीक है, 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। 120 दिन का मतलब आप समझ सकते हैं 3 चौके के बारे यानी 4 महीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों विटामिन 2 प्रकार के होती हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। याद करिएगा वसा में घुलनशील और जल में। तो जल में घुलनशील 2 ही विटामिन है, बी और सी। बी और सी आप लोग याद करेगा, इन दोनों को छोड़कर जो भी विटामिन होंगी, ठीक है, वो वसा में घुलनशील है। जैसे ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है और बी और सी जल में भी घुलनशील हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका क्या,
बी, ठीक है, विटामिन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बेरी नामक रोग विटामिन बी के कमी से ही होता है। विटामिन सी से स्कर्वी, जैसे मसूड़ों में रक्त आना, मसूड़ों का बदबू देना, ये सब विटामिन सी के कमी से होता है। अगला प्रश्न होगा 45 नंबर। तारे जो है, तारों का रंग, देखिए लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जो तारे आकाश में आप देखते हैं, जैसे कोई तारा बहुत सर्वाधिक चमकीला दिखाई देता है, कोई बहुत धीमा दिखाई देता है, तो उसका जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, आखिर किस कारण से ऐसा दिखाई देता है हमें, जैसे अधिक चमकीला, अधिक। तो दोस्तों तारे का जो रंग है उसके घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद करिएगा, तारे का जो रंग है पूछा जाएगा किस पर निर्भर करता है, तो उसके घनत्व पे, ना कि आयतन पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है तो इसके कारण, ऐसा नहीं है, घनत्व पे उसके निर्भर करता है। 46 नंबर प्रश्न होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। 46 का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, ओम। ओम मीटर आप क्लिक ना करें, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत धारा का आप लोग याद करिएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का अगर आपसे पूछा जाए क्या है एसआई मात्रक, तो एम्पियर। 47 नंबर प्रश्न होगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। जो हमारे मोबाइल में माइक होता है यानी माइक्रोफोन होता है, सबसे पहले हमारा ध्वनि ऊर्जा, जैसे हम लोग हेलो बोलते हैं तो हमारे हेलो को वह पहले विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर वहाँ पे जो सुनता है व्यक्ति, वो लाउडस्पीकर उसमें लगा होता है, यानी प्रत्येक मोबाइल में माइक भी लगा होता है और लाउडस्पीकर भी लगा होता है। जैसे ही आप हेलो बोलते हैं तो वो पहले ध्वनि ऊर्जा आपका जो है आवाज़ को लेता है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला वाला व्यक्ति के मोबाइल में भी लाउडस्पीकर होता है, तो वह ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को फिर ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। यानी हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत मोटर, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को जो है, जनरेटर और विद्युत मोटर, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब कार्य करने में, जैसे जनरेटर का कार्य क्या है, ऐसे उसमें तेल पानी डालते हैं और वो लाइट उत्पादन कर देता है। और विद्युत मोटर देखिए, यह विद्युत ऊर्जा को, यानी लाइट पे आप जब चालू करेंगे तो आपका कार्य होने लगेगा, ठीक है। आप लोग याद कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन होगा, सबसे अधिक ऊष्माधारिता किसमें होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऊष्माधारिता जल में होता है, यानी 48 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। ऊष्माधारिता का मतलब हर एक चीज़ में जल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं बिना कोई नुकसान के। जैसे आग लगा है तो भी छिड़क सकते हैं, घर में कोई भी पकवान पका रहे हैं उसमें जल डाल सकते हैं और उसे छानने की, यानी उसको धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है। यानी जल की सबसे अधिक ऊष्माधारिता होती है, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न होगा, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, यानी 49 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की भी चाल पूछा जाएगा तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ा करें। यहाँ पे प्रकाश की चाल पूछा गया है तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद शीशा में होता है। लेकिन ध्वनि की चाल पूछा जाए तो ठोस में, जैसे सबसे अधिक स्टील में, यानी ध्वनि की चाल होती है, क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न होगा 50 नंबर, और यह हमारा लास्ट प्रश्न होगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपके 50 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर 50 में से आप 35 भी बना ले रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दें, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।